कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी नॉर्सेट का एग्ज़ाम का दौर जो चल रहा है, उसमें हम पहले नॉर्सेट में या इससे प्रीवियस वाले नॉर्सेट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका एक मेमोरी बेस्ड पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। जो नॉर्सेट एम्स 2021 सेकंड शिफ्ट का जो था, उसको आज हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आए हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहीं पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इज़ द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ सिंपल ऑक्सीजन मास्क इन पीडियाट्रिक्स। यानी कि बच्चे में जो सिंपल ऑक्सीजन मास्क हम जो लगा रहे हैं ऑक्सीजन थेरेपी के लिए या ऑक्सीजन इनहेलेशन के लिए, तो इनमें से करेक्ट प्लेसमेंट कौन से वाले का है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है जो मास्क कवर कर रहा है नोज़, माउथ और नीचे वाली चिन वाली साइड में थोड़ा सा ओपन है। सेकंड ऑप्शन में माउथ को कवर कर रहा है, यहाँ पे नोज़ को कवर कर रहा है और चिन वाली साइड से ओपन भी नहीं है, कंप्लीटली कवर्ड किया हुआ है। थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पे मास्क ने जो बेबी का माउथ है उसको कवर किया हुआ है, नोस्ट्रिल्स या नोज़ को कवर नहीं किया हुआ है। लास्ट ऑप्शन जो है आपका डी, इसमें देखिए चिन वाली साइड में भी कंप्लीटली कवर नहीं किया हुआ है और आइज़ के एरिया तक जा रहा है, यानी कि बेबी के जो माउथ का एरिया है उससे बड़ा मास्क, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पीडियाट्रिक मास्क की जगह उसमें शायद हो सकता है कि एडल्ट मास्क लगाया हो। देखिए ये पूरे नोस्ट्रिल, नोज, माउथ को भी कवर कर रहा है, लेकिन चिन वाली साइड से नीचे वाली साइड से ओपन है और ये आइज़ वाले एरिया को भी कवर कर रहा है। तो आपसे इसमें ये पूछा गया है कि जो सिंपल ऑक्सीजन मास्क जो पीडियाट्रिक्स के लिए है, बच्चे को जब हम सिंपल ऑक्सीजन मास्क लगा रहे हैं तो उनमें से करेक्ट मेथड कौन सा है लगाने का। तो इसमें आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है। देखिए यहाँ पे चिन वाली साइड से ओपन नहीं होना चाहिए और जब हम मास्क जो लगाते हैं तो इस तरह से लगा होना चाहिए कि जो नोस्ट्रिल्स यानी कि कम्प्लीटली हाफ नोज़ को और बेबी के पूरे माउथ को कवर करें और इसके साथ साथ में जो चिन वाले एरिया है वहाँ पे भी क्लोजली फिट हो जाए इस जगह से, ताकि ऑक्सीजन का इनहेलेशन जो हम देना चाह रहे हैं, जिस रेट से देना चाह रहे हैं, वो बेबी को डिलीवर हो सके या किसी भी कैंडिडेट को डिलीवर हो सके, वो फ्लश आउट नहीं हो पाए उसका ऑक्सीजन, या जो हम कंसंट्रेशन जो जितना देना चाह रहे हैं वो उतना दे पाए। तो इसके लिए क्या होगा कि पीडियाट्रिक पेशेंट अगर है तो उसके लिए हम पीडियाट्रिक मास्क यूज़ करना है और वो ऐसा मास्क यूज़ करना जो कम्प्लीटली उसके नोज़ और माउथ को कवर्ड कर रहा हो और चिन वाले एरिया में भी फिट हो रहा हो। तो इसके लिए ऑप्शन बी वाला जो आंसर है आपका सही आंसर जाएगा, क्योंकि इसमें जो मास्क है वो बेबी के नोज़, माउथ को कवर कर रहा है और यहाँ पे देखिए चिन वाले एरिया में भी कम्प्लीटली वो फिटड है। बाकी तीनों के ऑप्शंस जो हैं वो आपके गलत हो जाएंगे और ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन के रिगार्डिंग कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑक्सीजन इनहेलेशन की रिगार्डिंग, जैसे कि किस नेजल कैनुला या नेजल प्रोंग्स में किस रेट पर कितना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर किया जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे हम हल्की सी बात कर लें कि नेजल कैनुला में जो हम 1 से 6 लीटर पर मिनट तक का ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की यहीं पे बात करें तो 24 से 44% देते हैं। अगर हम 1 लीटर दे रहे हैं तो उससे हमें 24% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दे पाएंगे और फ्लो रेट हमारा अगर 2 लीटर पर मिनट है तो उससे हम 28% दे पाएंगे। 3 लीटर पर मिनट है तो हम उससे 32% दे पाएंगे, 32% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर कर पाएंगे। अगर 6 लीटर पर मिनट दे रहे हैं तो इससे हम 44% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग अगर और हम बात कर लें, नेजल कैथेटर से भी इसी तरह से सिंपल फेस मास्क से भी दिया जाता है। फेस मास्क का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें 5 से 8 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देनी है और जब फेस मास्क से हम ऑक्सीजन देंगे तो उसका जो कंसंट्रेशन रहेगा वो 40 से 60% तक का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हम फेस मास्क की हेल्प से दे पाते हैं। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि पेशेंट जब, अगर मैं यहीं पे एक और बात करूँ, क्वेश्चन जो हमारा हो सकता है कि जो ऑक्सीजन, जब पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है या ऑक्सीजन से मास्क से या नेजल प्रोंग से जब हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो जब पेशेंट एक्सपायरेट करता है तो उस टाइम एक्सपायरेशन के टाइम पे भी जब पेशेंट CO2 एक्सपायरेट करता है तो उस जो CO2 जो पेशेंट के मास्क लगे होने के कारण पेशेंट के मास्क में आ गई है, उस CO2 को मास्क से फ्लश आउट करने के लिए हमें एट लीस्ट 5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन इनहेलेशन कराना पड़ेगा। अगर हम एटलीस्ट 5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन इनहेलेशन अगर फेस मास्क से रखेंगे तो जब पेशेंट एक्सपायरेट करता है तो जो एक्सपायरेशन के टाइम जो CO2 फेस मास्क में आ जाती है वो बाहर निकल पाएगी। उस CO2 को फ्लश आउट करने के लिए हमें एटलीस्ट 5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन इनहेलेशन यहाँ पे कराना पड़ेगा। इसके अलावा और क्वेश्चन यहीं पे बात करें हम ऑक्सीजन थेरेपी के रिगार्डिंग, तो पार्शियल रीब्रीथर मास्क जो है वो उसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की कैपेसिटी जो डिलीवर करने की वो 70 to 90% होती है। पार्शियल रीब्रीथर फेस मास्क की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और इसी को हम बोलते हैं मास्क विद रिजर्वेयर बैग। और एक होता है नॉन रीब्रीथर मास्क, ये जो है वो 90% मोर देन
90% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर करता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर हमें डिलीवर करनी है तो वहाँ पे हम नॉन ब्रीदर मास्क का यूज करते हैं। ये ओल्ड एज पेशेंट के लिए नॉन ब्रीदर मास्क को हम कॉमनली यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट जिनको इंटूबेशन का रिक्वायरमेंट हो सकता है उन पेशेंट के लिए भी हम नॉन रिब्रीदर मास्क यूज करते हैं। वेंचुरी मास्क भी एक होता है ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए। तो वेंचुरी मास्क जो होता है वो एक फिक्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देने के लिए वेंचुरी मास्क का हम यूज करते हैं। जो एग्जैक्ट अगर अमाउंट हमें कोई भी देना है, एग्जैक्ट अमाउंट अगर डिलीवर करनी है ऑक्सीजन की, तो उसके लिए हम वेंचुरी मास्क का यूज करते हैं। वेंचुरी मास्क जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट जितना आप देना चाह रहे हैं उतना डिलीवर कर पाता है। इसके अलावा और अगर हम बात करें आगे ऑक्सीजन थेरेपी के रिगार्डिंग ही, तो जो हमारा रीब्रीदर बैग जो हमने बात की थी, तो रीब्रीदर जो बैग होता है उसकी कैपेसिटी की अगर हम बात कर लें यहीं पे, तो जो रीब्रीदर बैग है उसकी कैपेसिटी 2 लीटर की होती है, ठीक है। और जो हमारा एम्बू बैग होता है उस एम्बू बैग की कैपेसिटी जो है वो 1200 ml होती है। और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो हमारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसमें 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के ऊपर ऑक्सीजन रहती है। और अगर यहाँ पे हम बात करें जो स्टोर जो हम ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो स्टोर की जाती है, वो स्टोर होती है 2200 LBS पर इंच स्क्वायर। इस प्रेशर पर ऑक्सीजन स्टोर की जाती है। 2200 LBS में 2200 पाउंड्स में लगभग हो गया है 1000 kg पर इंच स्क्वायर। इस प्रेशर पर ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है। और जो ये सिलेंडर की बात की गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन स्टोर की जाती है वो इस प्रेशर पे स्टोर की जाती है। और हॉस्पिटल्स में जो पाइपलाइन होती है उस पाइपलाइन में 50 to 60 LBS पर इंच स्क्वायर ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन होती है हॉस्पिटल्स में, उसमें जो प्रेशर रहता है उसमें 50 to 60 LBS पर इंच स्क्वायर होता है। और ऑक्सीजन सिलेंडर में जो प्रेशर होता है वो 2200 LBS पर इंच स्क्वायर होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर हम बात करें तो वो ब्लैक बॉडी, उसकी जो बॉडी है वो ब्लैक होती है और जो टॉप है वो वाइट होता है। और इसी में अगर हम और हल्की सी बात कर लेते हैं, तो जब किसी पेशेंट को जो COPD वाले कोई भी पेशेंट है, तो अगर उसको हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दे रहे हैं तो उसे हमें हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन है वो नहीं देनी चाहिए। तो COPD वाले पेशेंट को हमें हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट में CO2 नार्कोसिस जो है वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो पेशेंट ट्रैकेस्टोमी ट्यूब पे होते हैं या जो TPs जिनको लगा रहता है, उनमें जो हम ऑक्सीजन देते हैं वो हम 8 से 12 लीटर पर मिनट देते हैं। और जो TPs या जो T-bar जो हम लगाते हैं, जो जिससे के थ्रू हम ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को देते हैं, उसको हमें हर 4 घंटे में उस ट्यूब को हमें क्लीन करना या चेंज करना होता है, ताकि उसमें अगर कोई सीक्रेशंस है तो उसको हम हटा सकें। और सीक्रेशंस हटा देंगे तो ऑक्सीजन का जितना हम फ्लो रेट रखना चाह रहे हैं या जिस प्रेशर से देना चाह रहे हैं वो उस प्रेशर से दे पाएंगे, और उतना जितना कंसंट्रेशन देना चाह रहे हैं उसको दे पाएंगे, ठीक है। ये सब हम ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में पढ़ा। ऑक्सीजन बॉडी सिलेंडर जो होता है उसका ब्लैक बॉडी होती है, वाइट टॉप रहता है। और यहीं पे अगर बात कर ले हम, जो नाइट्रस ऑक्साइड का जो हमारा सिलेंडर रहता है उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। CO2 का जो ऑक्सीजन सिलेंडर CO2 का जो सिलेंडर रहता है उसका ग्रे या स्लेटी कलर होता है। और जो नाइट्रोजन का सिलेंडर जो होता है उसका कलर ब्लैक होता है। तो ये हमने मोटा मोटा सा पढ़ लिया है अभी ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। तो ये सब ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में था। इसके अलावा और अगर हम बात करें ऑक्सीजन सेचुरेशन की, तो हमने बता ही दिया कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसमें 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन रखते हैं, ठीक है। अगर हमें एग्जैक्ट डिजायर्ड अमाउंट देना है तो हम वेंचुरी मास्क के थ्रू देंगे। अगर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का देना है तो नॉन रीब्रीदर मास्क से देंगे, ठीक है। और अगर जो रेगुलेटरी रेट पे अगर देना है, बच्चों में अगर हमें देना है, तो फेस मास्क जो है वो इस तरह से होना चाहिए, या किसी भी पेशेंट के लिए जब हम ऑक्सीजन मास्क दे रहे हैं तो इस तरह से फिट हो कि उसके नॉस्ट्रिल्स यानी कि नोज, माउथ और उसके चिन वाले एरिया को कम्प्लीटली फिट जो कर रहा हो मास्क, वो यूज करेंगे। मोस्ट कॉमन मेथड की अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वहाँ पे हम बात करते हैं नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला या मोस्ट कॉमन मेथड है ऑक्सीजन का। इसकी फ्लो रेट जो है वो 1 से 4 लीटर होती है, और इसको हम हर 8 घंटे में इस कैथेटर को चेंज करना रहता है। तो ये सब था
ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। अभी हम चलते हैं नॉरसेट वाले अपने पेपर की तरफ, जिसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ दिस डिवाइस। आपसे पूछा गया था इस एम्स में नॉरसेट में कि ये जो डिवाइस है, ये एक सिरिंज है, इसका स्टरलाइजेशन आप कौन से मेथड से करते हैं, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग, गामा रेडिएशन और केमिकल डिसइंफेक्शन। देखिए, जो ऑटोक्लेविंग है, ऑटोक्लेविंग जो है वो एक प्रेशर कुकर के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। इसमें अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, 30 मिनट इसका टाइम रहता है, और प्रेशर जो 15 LBS पर इंच स्क्वायर रहता है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर 133 डिग्री सेंटीग्रेड है तो टाइम जो है वो 3 मिनट रहेगा, और प्रेशर जो है वो 30 LBS पर इंच स्क्वायर रहेगा। ऑटोक्लेविंग जो है वो सिरिंजेस के स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेविंग यूज़ नहीं करते हैं। ऑटोक्लेव हम करते हैं जो हमारा ड्रेसिंग मटेरियल है, जैसे कॉटन स्वाब्स है, ग्लव्स है, मास्क है, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि फोर्सेप्स है, या जो हमारे सर्जरी वाले जो सेट जो होते हैं उनको करने के लिए, कल्चर मीडिया के लिए, ठीक है। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज़ द ऑटोक्लेविंग। और ऑटोक्लेविंग नॉन डिस्पोजेबल मटेरियल जो हॉस्पिटल के रहते हैं, ठीक है, उनको भी किया जाता है। इससे हम ग्लास मटेरियल को यूज नहीं करते हैं, ग्लास मटेरियल जो उसका ऑटोक्लेविंग नहीं किया जाता है। जो हमारे ड्रेसिंग वाले मटेरियल होते हैं, या जो सेट होते हैं ड्रेसिंग सेट हमारे, या जो सर्जरी के जो सेट होते हैं, उनका हम ऑटोक्लेविंग जो है वो जो मेटल के आइटम होते हैं उनका ऑटोक्लेविंग वाले प्रोसीजर से स्टरलाइजेशन किया जाता है। दूसरा है ऑप्शन में आपके बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या है, बॉइलिंग में हम उन मेथड्स का, उन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जो बॉइलिंग है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। टाइम की अगर बात करें तो जो टाइम है वो 20 से 30 मिनट के लिए रखेंगे। इससे हम जो आइटम्स जो स्टाइल करते हैं वो है ग्लास सिरिंज। जो ग्लास सिरिंज हमारे जो होते हैं उनका अगर हमें स्टरलाइजेशन करना है तो बॉइलिंग वाले मेथड से करेंगे। इसके लिए एक हमारा प्रिंसिपल बेस्ड ये है कि जब ये प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो जाती है तो आप उस किसी भी जो जिसमें हम बॉइल कर रहे हैं उसके लिड को ओपन नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर हम हाई एल्टीट्यूड एरिया में बॉइलिंग कर रहे हैं, ये प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसका जो हमें बॉइलिंग का जो टाइम है, यानी कि जो 20 से 30 मिनट्स हमने वो भी बताया, इस टाइम को हम बढ़ा देंगे अगर हम हाई एल्टीट्यूड एरिया वाले में अगर ये बॉइलिंग वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्लास सिरिंज जो होती है हमारी, उनका अगर हमें स्टरलाइजेशन करना है तो बॉइलिंग वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। शार्प इंस्ट्रूमेंट और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे होते हैं उसका बॉइलिंग वाले मेथड से स्टरलाइजेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग की वजह से वो शार्प इंस्ट्रूमेंट जो हमारे वो ब्लंट हो सकते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग वाले मेथड से स्टरलाइजेशन नहीं किया जाता है। तीसरा आपको दिया गया है केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन की अगर हम बात करें तो केमिकल्स में जैसे 2% हमारा ग्लूटाल्डिहाइड आता है, साइड एक्स जो होता है, इसका जो यूज़ कर रहे हैं हम तो उसको हम बोलते हैं केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट हमारे, जैसे सिस्टोस्कोप है, लेरिंजोस्कोप है, ब्रोंकोस्कोप है। तो जो हमारे स्कोप जो होते हैं उनका अगर हमें स्टरलाइजेशन करना है तो उसके लिए हम केमिकल डिसइंफेक्शन का यूज़ करते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपका है गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन और एक होता है यूवी रेडिएशन, ठीक है। ये हमारे रेडिएशन वाले मेथड के अंडर में आते हैं। तो गामा रेडिएशन से हम सिरिंजेस का स्टरलाइजेशन करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है ये डी आंसर जाएगा कि जो सिरिंजेस हमारी होती है इसका स्टरलाइजेशन हम गामा रेडिएशन से करते हैं। क्योंकि गामा वाले जो रेडिएशन है इसमें गामा रेडिएशन या ETO, एथाइलिन ऑक्साइड से सिरिंजेस का करते हैं। कैथेटर्स जो होते हैं हमारे उसका किया जाता है, और ट्यूब्स, सिरिंजेस, कैथेटर्स और ट्यूब्स, यानी कि जिनका पैकिंग होके आता है ना हमारे पास में हॉस्पिटल्स में, तो जैसे ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है, एंडियो ट्यूब है, या जो कैथेटर्स होते हैं, इन सभी का सक्शन कैथेटर हो सकते हैं या यूरिनरी कैथेटर हो सकते हैं। इन सभी का स्टरलाइजेशन जो वो गामा रेडिएशन या एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। आप जब उनका पैकिंग देखेंगे तो उस पर भी स्टरलाइज बाई ETO करके लिखा रहता है, ठीक है। तो इसमें आंसर जो हमारा डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हम बात कर रहे हैं नॉरसेट 2021 के सेकेंड शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड पेपर जो था उसके रिगार्डिंग बात करें। क्वेश्चंस लगभग वही हैं, कुछ आंसर्स हैं या जो कुछ ऑप्शन जो है वो इधर उधर हो सकते हैं, या कि वो ऑप्शन नहीं हो सकता है। आंसर करेक्ट है लेकिन ऑप्शन जो चाह रहे हैं उनमें से वो एक कोई ऑप्शन सेम नहीं हो सकता है, कोई दूसरा है उसकी जगह, लेकिन ऑप्शन जो आंसर है वो ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड किया गया है। मेमोरी बेस्ड पेपर है, इस तरह के पेपर्स पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन वही हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। आपसे ये इंस्ट्रूमेंट पूछा गया है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये एक सिरिंज जैसा है, ठीक है, और ये सिरिंज है और सिरिंज के पीछे ये जो है ये बल्ब है,
ठीक है। तो जो सिरिंज है इसके साथ में बल्ब लगा हुआ है, और ये जो सिरिंज है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अगर इसका आंसर हम बताएं तो ऑप्शन में दिया गया है सक्शन सिरिंज, असेप्टो सिरिंज, म्यूकस एक्सट्रैक्टर और ब्रेस्ट फीडिंग पंप। देखिए ये एक असेप्टो सिरिंज है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, असेप्टो सिरिंज। असेप्टो सिरिंज क्या होती है, ये जो कोई भी लार्ज ल्यूमन ट्यूब यानी कि जो ट्यूब जिनका एंट्री पॉइंट है या जो ल्यूमन्स है वो बड़ा होता है, और उनमें अगर हमें कोई सिरिंज फिट करनी है तो उसके लिए हम असेप्टो सिरिंज का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो ये वाला जो पार्ट है जो ल्यूमन में जो कनेक्ट होता है ये बड़ा रहता है। इसकी अगर कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 50 से 100 ml, 50 ml की भी होती है और 100 ml की भी होती है। इसकी असेप्टो सिरिंज की जो कैपेसिटी है वो 50 से 100 ml होती है। और ये बल्ब जो है, अगर हम इस बल्ब को प्रेस करेंगे तो ये इसमें वैक्यूम क्रिएट करता है। इस टिप वाले पॉइंट को हम लार्ज बॉल ट्यूब्स जो है या ल्यूमन ट्यूब्स जो है उसके साथ में कनेक्ट कर देंगे, और तब इस बल्ब को अगर प्रेस करेंगे तो ये सक्शन क्रिएट करेगा या वैक्यूम क्रिएट करेगा, और जो यहाँ पे जो ट्यूब कनेक्टेड रहेगी उसमें जो फ्लूइड है या ब्लड जो ड्रेन जो भी है वो डायरेक्टली फिर बल्ब प्रेस करने की वजह से इसके अंदर आएगा, और इसको हम फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं। फ्लूइड, ब्लड या ड्रेन को अगर हमें कल्चर लेने के लिए सैंपल भेजना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ये एक असेप्टो सिरिंज है, ठीक है। और कोई सर्जरी के दौरान अगर इंट्रा ऑपरेटिव इरिगेशन हमें करना है, इंट्रा ऑपरेटिव इरिगेशन भी अगर हमें करना है तो उसके लिए भी हम इस सिरिंज का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लड या फ्लूइड जो हम ले सकते हैं इरिगेशन करने के लिए, जैसे मान लीजिए नॉर्मल सलाइन आपको लेना है तो नॉर्मल सलाइन भी आप इसमें 50 से 100 ml एक साथ में ले सकते हैं, इसलिए इरिगेशन करने के लिए भी इसमें ज़्यादा अमाउंट आएगा तो हम इस सिरिंज का यूज करते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट जिनका TURP प्रोसीजर होता है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, तो उनका जब हम इरिगेशन करते हैं, ब्लड इरिगेशन जब उन पेशेंट का चलता रहता है और उनमें अगर क्लोटिंग वगैरह हो जाती है तो भी उस कैथेटर के ल्यूमन्स में कनेक्ट करने के लिए हम इस सिरिंज का यूज़ करते हैं, ताकि जो फ्लूइड जो है या ब्लड यूरिन जो भी है उसको अगर हमें देना है, अंदर इंसर्ट कराना है या वापस से निकालना है, ड्रेन करना है, तो इसके लिए हम इस असेप्टो सिरिंज का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है सक्शन सिरिंज, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो जाएगा असेप्टो सिरिंज, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे और जो ऑप्शन दिए गए इनके रिगार्डिंग हम हल्की सी बात करें तो सक्शन सिरिंज जो है, तो सक्शन सिरिंज का अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए, ये सक्शन सिरिंज जो होती है वो सक्शन करने वाली ही एक सिरिंज होती है, सिरिंज रहती है उसमें। सक्शन सिरिंज जो है वो तो एक सभी सिरिंज सक्शन सिरिंज हो सकती है अगर उनमें आप प्रॉपरली जो एयर लीक का है चांसेस हैं उनको मिनिमाइज कर दें तो, ठीक है। एक दिया है म्यूकस एक्सट्रैक्टर, तो म्यूकस एक्सट्रैक्टर की अगर मैं बात करूं तो म्यूकस एक्सट्रैक्टर इस तरह का होता है, ये म्यूकस एक्सट्रैक्टर है। ये जब बेबी की डिलीवरी होती है तो हम म्यूकस सक्शन करने के लिए म्यूकस एक्सट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। तीसरा दिया गया है आपको बल्ब सिरिंज, तो ये जो असेप्टो सिरिंज के पीछे जो बल्ब लगा हुआ है वो इसी तरह का बल्ब एक होता है, ये अंदर जो बॉडी है उसमें रहता है, ये बाहर की साइड में कनेक्ट रहता है। इस बल्ब को हम प्रेस करते हैं तो ये वैक्यूम क्रिएट करता है। और ब्रेस्ट मिल्क पंप, जो ब्रेस्ट फीडिंग पंप आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ब्रेस्ट फीडिंग पंप जो है या ब्रेस्ट मिल्क पंप जो है वो इस तरह के होते हैं, इनको बल्ब इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है और इनमें ब्रेस्ट आता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाने की वजह से सक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी था हमारा, इसमें असेप्टो सिरिंज के रिगार्डिंग हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन आपका है आइडेंटिफाई द यूज ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट दैट डिनोट इन इमेज, यानी कि जो ये इमेज में इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है आपको, ये किस सर्जरी में यूज़ किया जाता है और क्या इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक जोल थायरॉइड रिट्रैक्टर, एक सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है, जोल थायरॉइड रिट्रैक्टर। तो ये उसका इमेज है। ये हम जब थायरॉइडेक्टोमी करते हैं, थायरॉइड की जब सर्जरी की जाती है, थायरॉइड रिमूवल जब किया जाता है, थायरॉइडेक्टोमी के दौरान जब स्किन को रिट्रैक्ट करके रखना पड़ता है तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। इसको हम बोलते हैं जोल थायरॉइड रिट्रैक्टर। ये एक सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है, यानी कि इसको आप लगाने के बाद में छोड़ सकते हैं तो अपने आप ही रिट्रैक्ट करके रखता है, इसको पकड़ के रखने की जरूरत नहीं होती है। इसका आंसर ए जाएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम थायरॉइडेक्टोमी सर्जरी के दौरान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन था आपका आइडेंटिफाई यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट डिनोट इन फॉलोइंग इमेज, यानी कि इस इमेज में जो ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इसका क्या यूज है। अब हम इसके बारे में जानेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये एक स्कैल्पल हैंडल है या नाइफ भी इसको हम बोलते हैं, नाइफ हैंडल या स्कैल्पल हैंडल भी बोलते हैं। स्कैल्पल ब्लेड जो हमारी होती है, जो सर्जिकल ब्लेड होती है, उसको इस वाले एरिया में लगाया जाता है, ठीक है।
और फिर इससे कोई भी स्किन का इंसिजन या कट अगर हमें लेना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ से जो सर्जन है वो इसको पकड़ता है, ब्लेड को यहाँ पे फिट कर दिया जाता है। ठीक है, ये 3 नंबर 4 नंबर इस तरह के नंबर्स में ये बीपी हैंडल्स आते हैं। इनको हम बीपी हैंडल भी बोलते हैं, बीपी हैंडल, या इसको ही बोलते हैं हम स्कैल्पल होल्डर या नाइफ होल्डर या सर्जिकल ब्लेड हैंडलर। ठीक है, बीपी हैंडल का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बीपी हैंडल इसको हम क्यों बोलते हैं, इसका बीपी हैंडल इसलिए बोलते हैं, ये इसका नाम बार्ड पार्कर हैंडल, इसलिए इसको हम बीपी हैंडल बोलते हैं, बार्ड पार्कर हैंडल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट में यूज फॉर फिक्स सर्जिकल ब्लेड, डिसेक्शन ऑफ द टिश्यू, यूज फॉर ईयर एग्जामिनेशन, यूज फॉर कट द स्किन। ठीक है, तो ये जो बीपी हैंडल है, सर्जिकल हैंडल है, इसका हम क्या काम करते हैं, यूज फॉर फिक्स सर्जिकल ब्लेड, इसको सर्जिकल ब्लेड को फिक्स करने के लिए इसके अंदर लगाया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर जाएगा, क्योंकि जो सर्जिकल ब्लेड को यहाँ पे फिक्स किया जाता है, ये 3 नंबर 4 नंबर इस तरह के नंबर्स में भी बीपी हैंडल्स आते हैं। तो जो हमारा 3 नंबर का बीपी हैंडल जो होता है वो हमारे जो सर्जिकल ब्लेड जो होती है, जो हमारी सर्जिकल ब्लेड होती है वो उसको 3 नंबर वाला बीपी हैंडल जो है वो 10 से और 15 सर्जिकल ब्लेड नंबर जिसका 10 से 15 है, उन ब्लेड्स को 3 नंबर वाला बीपी हैंडल अपने अंदर फिक्स कर सकता है। यानी कि जिस सर्जिकल ब्लेड का नंबर 10 से 15 के बीच में है, 10 और 15 है, उसके लिए हम 3 नंबर का बीपी हैंडल यूज करते हैं। बीपी हैंडल को बार्ड पार्कर हैंडल बोलते हैं, सर्जिकल हैंडल भी बोलते हैं, स्कैल्पल होल्डर भी बोलते हैं, नाइफ हैंडल भी बोलते हैं। इसका काम ब्लेड को इसके अंदर फिक्स किया जाता है और फिर हम स्किन का इंसिजन या कट लगाते हैं तो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। आपसे पूछा गया है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन में दिया गया है स्पंज होल्डर, बेबकॉक फोर्सेप, ओवम होल्डर और नीडल होल्डर। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिखाया गया है इमेज में, ये एक स्पंज होल्डर है। ठीक है, स्पंज होल्डर है। और जो ओवम होल्डर होता है वो भी लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जो ओवम होल्डर जो होता है उसकी ये जो ब्लेड्स हैं वो ओवम फोर्सेप की या ओवम होल्डर की बेंट रहती है। जैसे इसमें तो ये ब्लेड जो है स्ट्रेट दिखाई गई है, जिसमें स्ट्रेट ब्लेड्स हैं और इस तरह से बनाया हुआ है, तो ये स्पंज फोर्सेप होल्डर हो गया या स्पंज होल्डर है। और अगर इसी तरह से बना हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ है, लेकिन अगर इस तरह का, यानी कि ये जो ब्लेड्स जो होती हैं अगर वो बेंट हो रही है, जैसे ये यहाँ पे बेंट हो रही है और ये वाली यहाँ पे बेंट हो रही है, अगर मैं दूसरे कलर से डिनोट करूँ, देखिए ये यहाँ से बेंट हो रही है ब्लेड और ये यहाँ से बेंट हो रही है। मुझे अच्छा डायग्राम नहीं बनाया मेरे से, लेकिन अगर इस तरह से दिखने वाले दूसरे इंस्ट्रूमेंट की अगर ब्लेड बेंट हो रही है, तो बेंट अगर ब्लेड हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ओवम होल्डर। और अगर ये ब्लेड्स इस तरह से स्ट्रेट है और इस तरह का सर्किल यहाँ पे बन रहा है, तो ये हमारा स्पंज होल्डर होगा। ठीक है, बेबकॉक फोर्सेप्स जो होती है वो एक फोर्सेप्स होती है और उसमें अगर हम बात करें तो इस तरह से उसमें रहेगा, बीच में थोड़ी सा स्पेस खाली रहता है और आपको डायग्राम नेट वगैरह पर दूसरी जगह मिल जाएगा, उसका डायग्राम मैं बना नहीं सकता हूँ। और नीडल होल्डर जो है, नीडल को होल्ड करने के लिए होता है एक इंस्ट्रूमेंट, इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, वहाँ पे आप नीडल को रखेंगे, इसको क्लोज करेंगे, तो उसके बाद में सूचरिंग वगैरह जो किया जाता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो स्पंज होल्डर जो है वो हमारा सर्जरी से पहले जब हम किसी भी साइट को पेंट या ड्रेप जो करते हैं, पेंटिंग जो करते हैं, एक वर्ड होता है पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब है सर्जरी साइट को आप क्लीन करते हैं। जैसे हम बीटाडीन लेंगे एक बाउल में, उसके साथ में गोज पीस लेंगे और स्पंज होल्डर से उस बेटाडीन या उस गोज पीस को पकड़ेंगे और जिस एरिया पे सर्जरी आपको करनी है, मान लीजिए LSCS किसी पेशेंट को होना है, तो लोअर एब्डोमेन में या जहाँ पे हम इंसिजन लगाएंगे वहाँ पे पूरे पेंटिंग जो की जाती है या जो डिसइंफेक्शन करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, पोविडिन सॉल्यूशन या जो बेटाडीन होती है हमारी 10% वाले, उसका यूज़ करते हैं। और वहाँ पे अगर पेंटिंग करना है, टॉयलेटिंग करना है, टॉयलेटिंग का मतलब क्लीनिंग करना है, वोल्वा का, वेजाइना का, पेरिनियम वाले एरिया का, सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद में एंटीसेप्टिक पेंटिंग अगर करनी है, तो इस वाले फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं हम, स्पंज होल्डर का। और जो हमारी ओवम होल्डर जो होती है ये हम यूज़ करते हैं, बेंट रहती है, इसकी जो ब्लेड्स हैं ये बेंट रहती है। ठीक है, इस ओवम होल्डर का या ओवम फोर्सेप्स का हम कब यूज़ करते हैं, जब अंदर यूट्राइन कैविटी के अंदर कोई भी कंसेप्टर्स का जो प्रोडक्ट है,
जो डेड हो गया है उसको अगर पकड़ के हमें बाहर निकालना है, यानी कि जैसे अबॉर्शन के टाइम पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। जो कंसेप्ट टू प्रोडक्ट जो रहता है उसका ये क्रश नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें जो ब्लेड्स है वो इस तरह से रहती है कि वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाती है, और उस प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए हम इस ब्लेड का यूज़ करते हैं। इसकी जो ब्लेड्स हैं, इस फोर्सेप्स का वर्म होल्डर का यूज़ करते हैं। इसकी जो ब्लेड्स होती है ये बेंट रहती है, फेनेस्ट्रेटेड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल। ये सिंबल जो है ये किस चीज़ का है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर हम सिंबल की बात करें, ऑप्शन में दिया है रेडिएशन, साइटोटॉक्सिक, बायोहजार्ड और रेडिएशन मटेरियल। तो ये जो सिंबल है ये किस चीज़ का है, ये जो सिंबल है ये रेडिएशन का सिंबल है। ठीक है, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए दिया गया है दूसरी जगह बायोहजार्ड, तो बायोहजार्ड का जो सिंबल है वो इस तरह का होता है। जो BMW वाले वेस्ट व्हील हमारे लगा रहता है उसको हम बोल रहे हैं बायोहजार्ड वाला, तो बायोहजार्ड का इस तरह का रहता है। साइटोटॉक्सिक वेस्ट का इस तरह का पूरा ब्लैक रहता है, ट्रायंगुलर रहता है और बीच में C लिखा रहता है, ये साइटोटॉक्सिक वाला हो गया। कैंसर का सिंबल इस तरह का रहता है। ठीक है, और एड्स का भी लगभग ऐसा ही होता है लेकिन रेड कलर में होता है, और एक ये वाला भी चेंज है जिसमें इस तरह से ये स्ट्रेट है और यहाँ पे ऐसे अंदर की साइड में डेविएट हुआ है। तो ये एड्स का सिंबल इस तरह का रेड कलर में रहेगा, कैंसर वाला इस तरह का रहता है, साइटोटॉक्सिक का C लिखा रहता है, ट्रायंगुलर शेप में रहता है, और बायोहजार्ड वाला इस तरह का रहता है। तो ये जो सिंबल है ये हमारा रेडिएशन का है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन आपका है विच टाइप ऑफ बैंडेज यूज्ड ऑन इंजरी ऑफ नी ज्वाइंट। इनकी जब किसी पेशेंट को नी ज्वाइंट का इंजरी हो जाता है उसके लिए आप कौन सा बैंडेज यूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिएगा स्पायरल, सर्कुलर, रिवर्स और फिगर ऑफ 8। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है नी ज्वाइंट के इंजरी की, तो जब किसी ज्वाइंट का इंजरी हो जाता है तो ज्वाइंट पे प्रेशर नहीं हो या ज्वाइंट पे प्रेशर को रिलीव कर सके, कम कर सके, आप ज्वाइंट फ्रीली मोबाइल हो सके, इसके लिए हम जो ड्रेसिंग यूज़ करते हैं या जो बैंडेज यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ 8। ये एग्जांपल में आपको दिखाया गया है कि फिगर ऑफ 8 कैसे बनता है। जैसे फिगर ऑफ 8 का मतलब ये हो गया कि जो सक्सेसिव जो टर्न, यानी कि जब इसका एक टर्न आएगा वो इस तरह से एक दूसरे को क्रैश करते रहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें किया हुआ है, ये यहाँ पे जा रहा है, नीचे वाला फिर इधर आ रहा है, फिर दूसरा ऐसे जाएगा, फिर तीसरे वाला ऐसे जाएगा। तो ये बीच में जो ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट, ये वाला जो एरिया है इस पर प्रेशर नहीं आएगा, इसको हमें खाली छोड़ना है। तो फिगर ऑफ 8 वाली जो होती है इसका हम कॉमनली यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है इंजरी में वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे एंकल ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, वहाँ पे अगर हमें ड्रेसिंग करनी है तो हम उसके लिए फिगर ऑफ 8 वाला बैंडेज का यूज़ करते हैं। स्पायरल जो है, स्पायरल जैसी मान लीजिए आपके फोर आर्म में, ये आपका फोर आर्म है, यहाँ पे इंजरी हुई है तो आप यहाँ पे स्पायरल में इस तरह से अगर बैंडेजिंग जो या ड्रेसिंग जो की जाती है वो बोल रहे हैं। सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब ये हो गया जैसे ऑब्लिक फॉर्म में जो चलती है, जैसे ऐसे है, फिर इसके बाद ऐसे है, फिर ऐसे है, बिल्कुल डायरेक्टली अगर इस तरह से डायरेक्ट है तो उसको हम बोल रहे हैं स्पायरल, ऑब्लिक में जा रही तो सर्कुलर, और रिवर्स का मतलब जो इस वाली साइड से शुरू होकर के वापस दूसरी साइड में आ रही है उसको हम बोल रहे हैं रिवर्स। तो स्पायरल, सर्कुलर, रिवर्स जो है ये डायरेक्टली किसी एरिया में जैसे कोई बोन या जॉइंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ पे किया जाता है। और फिगर ऑफ 8 जहाँ पे जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, ताकि जॉइंट पे प्रेशर नहीं आए, जॉइंट को फ्रीली मोबाइल के लिए हम छोड़ सकें, वहाँ पे किया जाता है। जॉइंट पे प्रेशर को रिलीव करने के लिए फिगर ऑफ 8 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रीफर्ड रूट फॉर ट्रांसजेमिक एसिड ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज, यानी कि जो ट्रेनेक्जेमिक एसिड जो मेडिकेशन है, ट्रेनेक्सा भी इसको हम बोलते हैं, ट्रेनेक्सा जो मेडिकेशन है इसका मोस्ट कॉमन रूट या प्रीफर्ड रूट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है। SC, IV, IM, IV और IM। देखिए प्रीफर्ड रूट जो है वो इसका IV है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ट्रांसजेमिक मेडिकेशन जो है इसका हमें इंस्टेंट एक्शन चाहिए होता है, और इंस्टेंट एक्शन हमें कहाँ से मिलेगा, IV रूट से मिलता है। ये ट्रांसजेमिक एसिड जो है इसका हम यूज़ कब करते हैं, जब किसी पेशेंट में अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को मिनिमाइज करने के लिए हम ट्रेनेक्सा या ट्रेनेक्जेमिक एसिड का यूज़ करते हैं, और IV रूट से इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स के कौन कौन से पार्ट है, हाइलम, इन्फेंटिबुलम, इस्थमस और एम्पुला। इनमें से एक्सेप्ट पूछा है कि कौन से वाला नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हाइलम जो है वो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है, बाकी इस्थमस, एम्पुला और इन्फेंटिबुलम ये तीनों इसके पार्ट है। हाइलम के अलावा एक इस्थमस जो होता है वो इसका चौथा पार्ट रहता है इन फैलोपियन ट्यूब्स का। इसके अलावा अगर हम हल्की सी और डिटेल में बात कर लें इस्थमस फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में, तो फैलोपियन ट्यूब्स जो होती है इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 10 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 4 इंच की होती है। ठीक है, इसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इस्थमस होता है, इस्थमस, दूसरा है एम्पुला, तीसरा होता है फर्स्ट होता है इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल, दूसरा होता है एम्पुला, दूसरा इस्थमस,
और तीसरा एम्पुला, और चौथा होता है इनफंडिबुलम। ठीक है, तो जो इंट्राम्यूरल है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, छोटा पार्ट जो होता है इंटरस्टिशियल का। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट है 1.25 सेंटीमीटर का होता है। इस्थमस जो है ये 2.5 सेंटीमीटर का होता है। एम्पुला जो सबसे बड़ा पार्ट है 5 सेंटीमीटर का होता है। इनफंडिबुलम जो है ये वापस से 1.25 सेंटीमीटर का होता है। इस तरह से टोटल 10 सेंटीमीटर होते हैं। 4 इंच की होती है, 4 पार्ट होते हैं, 2 ओपनिंग होती है, एक होती है यूट्रस की साइड में, एक होती है ओवेरी की साइड में। ठीक है, इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब्स को हम ओविडक्ट, यूट्राइन डक्ट, साल्पिंजेज, मुलेरियन डक्ट भी बोलते हैं। ये एक पेयर्ड ऑर्गन होता है। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर पैग सेल पाई जाती है। पैग सेल्स जो है ये फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर पाई जाती है। इन्हीं को हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड और इंटरकैलरी सेल। इंटरकैलेटेड या इंटरकैलरी सेल, इनका क्या काम होता है कि ये एक फ्लूइड सीक्रेट करती है जो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कराता है किसको, स्पर्म को और oocyte को। स्पर्म्स और oocyte जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए फैग सेल्स के द्वारा एक फ्लूइड का सीक्रेशन किया जाता है। वो फ्लूइड स्पर्म और oocytes को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है या न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। और स्पर्म जो है उसका कैपेसिटेशन यानी कि उसका जो हेड जो है स्पर्म का वो जब हटता है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो फ्लूइड इसकी स्पर्म के कैपेसिटेशन में भी हेल्प करता है। और ये पैग सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। पैग सेल्स जो हमारे फैलोपियन ट्यूब वाले एरिया में पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब्स में पाई जाती है। और एम्पुला जो है इसका लार्जेस्ट पार्ट है, 5 सेंटीमीटर का। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस जो एम्पुला वाले एरिया में ही होते हैं। ये सब था फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। वापस से हम चलते हैं अपने पेपर के। क्वेश्चन आपका है, आफ्टर थायरॉयडेक्टोमी द पेशेंट कंप्लेन फॉर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस दैट अकर्स ड्यू टू इंजरी। यानी कि थायरॉयडेक्टोमी का सर्जरी जब पेशेंट में हो गया है उसके बाद पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसकी आवाज़ जो है वो हॉर्सनेस जैसी वॉइस हो गई है। तो इसके लिए क्या रीज़न हो सकता है, दैट अकर्स ड्यू टू इंजरी। आपकी वजह से क्या इंजरी पेशेंट में हो सकती है आपकी तरफ से जिसमें ये हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आपको पेशेंट को थायरॉयडेक्टोमी वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है इंजरी इन सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, इंजरी इन एंटीरियर लैरिंजियल नर्व, डैमेज टू रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, इंजरी इन इंफीरियर लैरिंजियल नर्व। देखिए थायरॉयडेक्टोमी जो है ये इसका मतलब हो गया रिमूवल ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। ये जब किसी पेशेंट में परसिस्टेंट हाइपरथायरॉयडिज्म बना रहता है उसके लिए हम ये सर्जरी करते हैं। ठीक है, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन में अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए मॉनिटर करते हैं। ट्रैकेस्टोमी सेट, ऑक्सीजन सेट या सक्शन जो है वो पेशेंट के बेड साइड में रेडी करके रखते हैं। जब पेशेंट का सर्जरी हो जाता है तो पेशेंट को हम सेमीफाउलर पोजीशन में रखेंगे। सर्जिकल साइट को एडिमा और साइन ऑफ ब्लीडिंग नहीं हो इसके लिए पेशेंट को सेमीफाउलर पोजीशन देंगे। ठीक है, इसकी ड्रेसिंग को बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि कहीं शॉकेज तो नहीं है। और थायरॉयडेक्टोमी सर्जरी में अगर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रहा है तो वो डैमेज इन रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स में डैमेज हो गया है तो पेशेंट की वॉइस जो चेंज हो जाएगी और हॉर्सनेस जैसी हो जाएगी देखने को मिलेगी। और अगर सुपीरियर लैरिंजियल नर्व में अगर डैमेज होता है तो जो क्रिकोइड थायरॉइड मसल पैरालाइसिस, अगर सुपीरियर लैरिंजियल नर्व में डैमेज हुआ है तो क्रिकोइड थायरॉइड मसल्स का पैरालाइसिस होगा। और अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व में डैमेज हुआ है तो वहाँ पे पेशेंट की वॉइस है वो चेंज हो जाएगी और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, यानी कि हाईएस्ट सोर्स कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आंवला, ऑरेंज, बनाना और लेमन। हाईएस्ट सोर्स ऑफ या रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आंवला। आंवला जो है वो विटामिन सी का हाईएस्ट सोर्स है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर जाएगा कि सोर्स विटामिन सी का हाईएस्ट जो है वो आंवला, इंडियन गूसबेरी भी इसको हम बोलते हैं, ये जाएगा। देखिए अगर यहीं पे हम बात कर ले विटामिन सी जो है हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड रहता है तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा, ये तो था विटामिन सी का। आयरन का रिचेस्ट सोर्स है हमारा मीट जो है वो एनिमल सोर्स वाला, एनिमल सोर्स में हाईएस्ट आयरन का सोर्स जो है वो हमारा मीट है। लेकिन मीट को हम बॉईल करके या कुक करके खाते हैं तो जब कुक करते हैं तो वहाँ पे जो आयरन है उसका लॉस हो जाता है। तो इसीलिए जितना उसमें सोर्स मीट में, कच्चे मीट में जितना आयरन रहता है उतना हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब कुक करेंगे तो आयरन का लॉस हो जाएगा। इसीलिए अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा
आयरन की सप्लाई हमें कहाँ से मिलती है, तो उसकी जगह हमारा आएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन की अगर बात की जा रही है तो मीट आएगा एनिमल सोर्स से, और अगर प्लांट सोर्स से बात करें तो वहाँ पे आएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम डायरेक्टली खा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन रहता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो आयरन रहता है वो Fe+3 यानी कि फेरिक फॉर्म में रहता है। फेरिक फॉर्म में Fe+3 वाली फॉर्म में जो आयरन रहता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में रहता है, लेकिन आयरन हमेशा ही फेरस वाली फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Fe+2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, इसको हम बोलते हैं फेरस। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए फेरस फॉर्म, और हमारे पास में ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है कौन सा, Fe+3 वाला फेरिक फॉर्म। तो अगर इसको हम डायरेक्टली खाएंगे तो ये इतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम पेशेंट को विटामिन सी देते हैं। तो ये जो विटामिन सी है ये Fe+3 वाले आयरन को, यानी कि फेरिक एसिड वाले फेरिक फॉर्म वाले आयरन को फेरस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करता है विटामिन सी। इसीलिए फेरिक फॉर्म वाले आयरन के साथ, या आयरन जो पेशेंट लेता है उसके साथ में हम पेशेंट को विटामिन सी देते हैं, ताकि उसका Fe3 वाला जो फॉर्म है वो Fe+2 यानी कि फेरस वाली फॉर्म में चेंज हो जाए, और Fe+2 वाली फॉर्म में विटामिन सी की वजह से चेंज हो जाएगा, तो वहाँ से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पेशेंट आयरन का कर पाएगा। इसलिए विटामिन सी दिया जाता है आयरन जो पेशेंट लेते हैं उनके लिए। आयरन और फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो भी पेशेंट को या प्रेग्नेंट लेडी को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर देते हैं, 100 डेज के लिए दिया जाता है, ठीक है। फोलिक एसिड जो 20 माइक्रोग्राम नॉन प्रेग्नेंट को देते हैं, और 200 माइक्रोग्राम नॉन प्रेग्नेंट को देते हैं, और 400 माइक्रोग्राम जो वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की टाइम में दिया जाता है। ये था आयरन और विटामिन सी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ए पेशेंट ब्रोट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ऑफ इम्बैलेंस अकर्स इन द पेशेंट। यानी कि एक पेशेंट RTA हुआ है, इंजरी होने के बाद आपके पास में आया है, पेशेंट को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया है, ज़्यादा ब्लड चढ़ाया गया है, तो इनमें से पेशेंट में कौन सा इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया और हाइपरथर्मिया। तो यहाँ पे बात की जा रही है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। देखिए मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है, अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होगा अगर 10 यूनिट पेशेंट को ब्लड 24 आवर्स में, 10 यूनिट 24 आवर्स में, या 4 यूनिट आवरली, 1 घंटे में या तो पेशेंट को आपने 4 यूनिट ब्लड दे दिया या 24 घंटे में 10 यूनिट दे दिया, तो इसको हम बोलते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये क्वेश्चन ESI में 19 में आया हुआ है, ठीक है। ESI 19 में आया था कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब अगर पेशेंट को आपने 24 आवर्स में 10 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया या 1 घंटे में 4 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो पेशेंट में उसको हम बोलेंगे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड में सिट्रेट जो प्रेजेंट रहता है एंटीकोगुलेंट, वो पेशेंट के ब्लड में, जो हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, सिट्रेट एंटीकोगुलेंट जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसमें जो प्रेजेंट है वो बॉडी में जाकर के पेशेंट के कैल्शियम से, सिट्रेट जो हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उस ब्लड में है, ठीक है, पेशेंट की बॉडी में जाएगा, और पेशेंट की बॉडी में सिट्रेट जो है ये पेशेंट के कैल्शियम से जुड़ जाएगा। तो सिट्रेट जो है वो कैल्शियम से जुड़ जाएगा, बाइंड होने की वजह से जो फ्री कैल्शियम लेवल है वो कम हो जाएगा। तो पेशेंट का ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल कम होगा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी पेशेंट में हम कर देंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या इम्बैलेंस डेवलप होगा, हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि जो सिट्रेट ब्लड में जो प्रेजेंट रहता है वो एंटीकोगुलेंट रहता है, और ब्लड में जाने की वजह से पेशेंट के ब्लड में जब जाएगा तो वहाँ पे जो फ्री कैल्शियम रहता है उसके साथ में अटैच हो जाएगा, और इस वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का लेवल कम हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। इसलिए जब पेशेंट को हम, अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा ब्लड चढ़ना है तो 3 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद में, ठीक है, 3 यूनिट जब किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हो उसको हम 1 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट, पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया डेवलप नहीं हो इसलिए जब 3 यूनिट पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है तब उसको 1 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, ताकि पेशेंट का जो कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ जाए, उसको हाइपोकैल्सीमिया डेवलप नहीं हो, ठीक है। सिट्रेट की टॉक्सिसिटी कॉमनली जिस पेशेंट में लीवर डिजीज रहती है या जो नियोनेट रहते हैं जिनका लीवर इमेच्योर रहता है उनमें भी सिट्रेट की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग हल्की सी और बात करें तो मैक्सिमम रेट जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हम रख सकते हैं वो 40 ड्रॉप्स पर मिनट रखते हैं, 40 ड्रॉप पर मिनट, ठीक है। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट का जो फिल्टर रहता है वो 40 माइक्रोमीटर साइज का फिल्टर रहता है,
40 माइक्रोमीटर फिल्टर रहता है और मैक्सिमम ब्लड ड्रॉप जो रख सकते हैं 40 ड्रॉप पर मिनट रख सकते हैं। ठीक है, 18 गोज का कैनुला यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आयरन की टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है तो वहाँ पे हम डेस्मेफोरोल या डेस्फोरक्सिन IV या सुप्रीम वो सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। ठीक है, और जो इसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम जो देते हैं पेशेंट को, ड्रॉप फैक्टर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का है वो 1 ml में 10 ड्रॉप काउंट किया जाता है। और वैसे हम फ्लूइड की बात करें तो 1 ml में 60 ड्रॉप काउंट किया जाता है। ठीक है, ब्लड के लिए 1 ml में 10 ड्रॉप फैक्टर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम शॉक इज रिसीविंग नॉर्मल सलाइन NS, व्हाट इज़ द नॉर्मल ऑस्मोलरिटी ऑफ सोडियम इन NS। देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है तो NS का क्या नॉर्मल ऑस्मोलरिटी जो सोडियम की वो NS में कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है NS की, तो NS को बोलते हैं हम नॉर्मल सलाइन या फिजियोलॉजिकल सलाइन। इसके अगर टोनिसिटी की बात करें तो ये एक आइसोटोनिक फ्लूइड रहता है, आइसोटोनिक फ्लूइड रहता है नॉर्मल सलाइन जो हमारा आइसोटोनिक फ्लूइड है। आइसोटोनिक फ्लूइड का मतलब हो गया वो फ्लूइड जिनका ऑस्मोलरिटी 250 से 375 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जिनका ऑस्मोलरिटी 250 से 375 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। अगर 250 से कम है तो हाइपरटोनिक और 375 से ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक फ्लूइड हम उसको बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है NS, तो हमारा NS क्या है, आइसोटोनिक फ्लूइड है, तो इसका ऑस्मोलरिटी हमारा इसका मतलब हुआ कि 250 से 375 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि इसमें सोडियम का ऑस्मोलरिटी कितना है। अब यहाँ पे हम बात करें तो नॉर्मल सलाइन जो हमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 0.9% सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 0.9% सोडियम क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल सलाइन। अब परसेंट का मतलब हो गया कि 100 ml, परसेंट का मतलब हमेशा 100 से होता है, तो यहाँ पे फ्लूइड है तो हम ml में ले रहे हैं। 100 ml में हमारे पास में 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड रहता है। ठीक है, 100 ml में 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड रहता है। ठीक है, अब 1 लीटर में 100 ml में हमारे पास में 0.9 ग्राम, 100 ml में 0.9 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 9 ग्राम। ठीक है, 1 लीटर में 9 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और 100 ml में 0.9 ग्राम होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सोडियम की ऑस्मोलरिटी कितनी है, तो ये ऑस्मोलरिटिक फ्लूइड है और NS की जो ऑस्मोलरिटी जो होती है वो 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। ठीक है, NS या नॉर्मल सलाइन की ऑस्मोलरिटी 308 मिली ऑस्मोल पर लीटर रहती है। तो ये 308 कहाँ पे आ रहा है, 250 और 375 के बीच में आ रहा है, यानी कि, तो इसलिए ये आइसोटोनिक फ्लूइड है, जिनका फ्लूइड का मिली ऑस्मोलरिटी जो है वो अगर 250 से 375 के बीच यानी कि 308 है, तो ये नॉर्मल सलाइन हमारा आइसोटोनिक फ्लूइड है, इसकी ऑस्मोलरिटी 308 होती है। अब इसमें जो सोडियम और क्लोराइड जो है ये दोनों सेम अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 ग्राम की अगर बात कर रहे हैं तो 9 ग्राम में कितना है, 1 लीटर में 9 ग्राम होता है सोडियम और क्लोराइड दोनों। तो जो सोडियम है उसकी ऑस्मोलरिटी 308 है, इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो सोडियम भी है और क्लोराइड भी है, तो दोनों इसका हाफ हो जाएगा, तो 154 और 154, यानी कि जो हमारी नॉर्मल सलाइन एक होती है उसके अंदर जो सोडियम है उसका ऑस्मोलरिटी 154 होता है और जो क्लोराइड होता है उसका ऑस्मोलरिटी भी 154 होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक एजेंट कौन से एजेंट होते हैं, ये पूछा गया है, MgSO4, एर्गो डेरिवेटिव, ऑक्सीटोसिन और फेनार्गन। देखिए कौन सा एग्जाम्पल टोकोलाइटिक एजेंट का, टोकोलाइटिक एजेंट का मतलब होगा वो एजेंट जो यूट्राइन मसल्स का रिलैक्सेशन कराते हैं, यानी कि यूट्राइन की रिलैक्सिसिटी जो कराते हैं, यूट्राइन मसल्स में रिलैक्सेंट कराते हैं, उनको हम बोलते हैं टोकोलाइटिक, और जो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिक्स। तो ऑक्सीटोसिक्स में तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन आ जाएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अर्गट डेरिवेटिव्स जो ये भी ऑक्सीटोसिक्स में आएंगे, जैसे ऑक्सीटोसिन है तो ये ऑक्सीटोसिक हो गया यानी कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अर्गट डेरिवेटिव्स ये भी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। फेनार्गन जो है ये एक एंटी एंजाइटी और एंटी एमेटिक मेडिकेशन है, और MgSO4 जो है मैग्नीशियम सल्फेट ये एक टोकोलाइटिक मेडिकेशन है, यानी कि जो मसल्स का यूट्राइन मसल्स का रिलैक्सेशन कराती है। इसके ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मैग्नीशियम सल्फेट टोकोलाइटिक मेडिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोस्ट कॉमन साइज ऑफ कैथेटर इन एडल्ट फीमेल। एडल्ट फीमेल में यूरिनरी कैथेटर का कौन सा मोस्ट कॉमन साइज है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे बात करें कि 5 से 8 फ्रेंच,
10 से 12, 14 से 16 और 16 से 18। तो फीमेल्स के लिए जो हम कॉमनली कैथेटर का फ्रेंच साइज जो यूज़ करते हैं वो सी ऑप्शन जाएगा। 14 से 16 फ्रेंच का कैथेटर जो है वो यूज़ किया जाता है फीमेल्स के लिए। 16 से 18 वाला जो है वो हम यूज़ करते हैं मेल के लिए, और 5 से 8 वाला जो है वो यूज़ करते हैं हम इन्फेंट के लिए, और 8 से 10 के बीच में जो यूज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया एडल्ट फीमेल के लिए, 14 से 16 फ्रेंच का यूरिनरी कैथेटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मैन्यूअर यूज टू एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए कौन सा मैन्यूअर यूज किया जाए। क्वेश्चन आपका है फर्स्ट ऑप्शन क्रेड मैन्यूअर, दूसरा है लियोपोल्ड मैन्यूअर, तीसरा है बर्न मार्सेल्ला मैन्यूअर, और लास्ट है ऑल ऑफ अबव। देखिए लियोपोल्ड मैन्यूअर तो है जो वो ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं 28 वीक के अराउंड, जो ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन जब किया जाता है कि पेशेंट का प्रेग्नेंट लेडी जो है उसका फंडस स्टेटस क्या है, इंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, बेबी का पोजीशन कौन सा हो सकता है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए लियोपोल्ड मैन्यूअर किया जाता है 28 वीक के अराउंड या 3rd वीक के स्टार्टिंग में किया जाता है। क्रेड मैन्यूअर जो है ये यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन है आपका सही आंसर जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा। क्रेड मैन्यूअर में क्या है, इट इज़ ए टेक्निक यूज टू वॉइड यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर ऑफ एन इंडिविजुअल हु ड्यू टू डिजीज कैन नॉट वॉइड यूरिन विदाउट एड। यानी कि जो पेशेंट जिनका ब्लैडर का कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है या सर्जरी के बाद में भी कई पेशेंट में ऐसा रहता है कि वो यूरिन को आउटपुट या ब्लैडर से यूरिन बाहर नहीं निकल पाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रेड मैन्यूअर इज एक्सर्टेड बाय होल्डिंग मैनुअल प्रेशर जस्ट ओवर द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्किन ओवर द ब्लैडर। ब्लैडर वाले एरिया के ऊपर जो एंटीरियर सरफेस है स्किन का, वहाँ पे हम दोनों हाथों से बाई मैनुअल कंप्रेशन करते हैं। उस वजह से क्या है कि जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उस पर प्रेशर आता है और वहाँ से यूरिन का रिलीज होकर के यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रेड मैन्यूअर। और तीसरा दिया गया ऑप्शन सी में आपका बर्न मसल्या मैन्यूअर। बर्न मसल्या मैन्यूअर ये ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि बर्न मसल्या मैन्यूअर जो है ये हम कब यूज करते हैं, जब बेबी की ब्रीच डिलीवरी जब होती है, यानी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में जब बेबी रहता है तो वहाँ पे ये बर्न मसाला मैन्यूअर यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जब बेबी की डिलीवरी हो जाने के बाद में इसकी हेड को जब डिलीवर किया जाता है तो बेबी को उसके वेट से हैंग कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए ये वेजाइनल आउट इंट्रोइटस है, यहाँ से बेबी का हेड का डिलीवरी होना है। अब ब्रीच डिलीवरी में बाकी का सारा एरिया डिलीवर हो गया है, लेकिन हेड वाला पार्ट अभी बचा हुआ है, तो बेबी के हेड को डिलीवर करने के लिए या उसका फेवरेबल जो डायमीटर है उसको अचीव करने के लिए हम यहाँ पे बेबी को उसके वेट से, यानी कि बेबी को ऐसे ही बगैर हेल्प के या बगैर किसी चीज़ से पकड़े हुए हम बेबी को छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, बेबी के वेट की वजह से, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन वेट की वजह से ये जो डायमीटर है ये स्कैल्प वाला फेवरेबल डायमीटर हमें मिल पाएगा। यहाँ पे नेक का फ्लेक्शन होगा हैंग हो जाने की वजह से, और जो बेबी की हेड जो है वो वहाँ से डिलीवर हो पाएगी। तो ये हम मेथड यूज़ करते हैं बर्न मसल्या मैन्यूअर जब बेबी का ब्रीच डिलीवरी होती है तब। इसलिए ऑप्शन सी और बी गलत होंगे और ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्रेड मैन्यूअर यूज़ किया जाता है ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DMPA कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन अप टू, यानी कि डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट इंजेक्शन जो आता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, वो कब तक प्रोटेक्शन देता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये DMPA जो है ये 3 मंथ्स तक के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कराता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। DMPA ये जो आता है 2 तरह की डोजेज में आता है। 150 mg पर ml है, वो 3 मंथ के लिए दिया जाता है, IM रूट से दिया जाता है, ग्लूटोइड और डेल्टोइड मसल में देते हैं। अगर इसका प्रिपरेशन 300 mg है 2 ml में देंगे, 6 मंथ के लिए देते हैं, IM रूट से देते हैं, वही ग्लूटेल और डेल्टोइड मसल में देंगे। ठीक है, इसका जो ब्रांड है वो डेपो सबको है या प्रोवेरा 104 यूनिजेट फॉर 3 मंथ्स एवरी 90 डेज इन एंटीरियर थाई और एब्डोमन। इस तरह से भी एक अलग जाता है डेपो सबको वाला, ये इस रूट से दिया जाता है। यहाँ पे बात की गई DMPA की, डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ये 150 mg 1 ml वाला देते हैं, 3 मंथ के लिए देते हैं, तो 3 मंथ के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है DMPA इज सप्लाइंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट, द ब्रांड नेम इज, यानी कि DMPA जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्री सप्लाई किया जाता है उसका ब्रांड नेम क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है सहेली, दूसरा है छाया, अंतरा और निरोध। देखिए निरोध जो है ये आता है कॉन्डोम्स के लिए, जो फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बैरियर के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, एक है सहेली और एक है छाया। सहेली और छाया जो है ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर CDRC लखनऊ के द्वारा बनाए जाते हैं।
इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट इन सम प्लेस नेम ऑफ छाया। ये कई जगह पे छाया के नाम से और कई जगह पे सहेली के नाम से मिलता है। तो छाया और सहेली जो ये एक कॉमन है, ये CDRC लखनऊ के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन जो DMPA वाला है वो एक अंतरा के नाम से आता है, इंजेक्शन अंतरा के नाम से, ये क्योंकि इंजेक्टेबल फॉर्म है। अंतरा कंसिस्ट ऑफ डिपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, इट इज़ गिवन 150 mg पर ml फॉर 23 मंथ्स। किसी पेशेंट को अगर हम देते हैं तो ये एक इंजेक्शन जो है वो 3 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कराता है। 23 मंथ्स तक के लिए पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। ठीक है, अंतरा के नाम से आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई रहती है इसकी। ठीक है, और इंजेक्टेबल फॉर्म में रहता है। सहेली और छाया ये दोनों टैबलेट्स फॉर्म में रहती है। ये CDRC लखनऊ के द्वारा बनाए गए। ठीक है, सहेली को ऑर्मोलोफैक्सिन बोलते हैं। ये एक एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर रहती है। ठीक है, और नॉन स्टेरॉइडल फॉर्म में आती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेशेंट विद RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कम इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट दैट नीड रिससिटेशन विच कैनुला इज मोस्ट लीस्ट प्रेफर्ड। यानी कि एक पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, अभी आपको पेशेंट को कैनुला लगाना है, तो इनमें से विच कैनुला इज मोस्ट लीस्ट प्रीफर्ड, सबसे कम कॉमनली आप इनमें से किस कैनुला का यूज़ नहीं करेंगे, ये एक्चुअल में आंसर है इसका होना चाहिए। देखिए, लीस्ट प्रीफर्ड का मतलब जिसको आप सबसे कम प्रायोरिटी देंगे, सबसे कम चॉइस जो आपका रहेगा। तो डायमीटर जिसका कम रहता है कैनुले का, उसका मतलब है कि वहाँ से जो फ्लूइड पेशेंट को हम देना चाहेंगे वो बहुत कम अमाउंट में दिया जाएगा। तो जो सबसे कम डायमीटर जहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर 26 गेज का है तो यहाँ पे क्या है 26 गेज डायमीटर है, तो इसका मतलब यहाँ से फ्लूइड जो है वो कम दिया जाएगा, डिक्रीज अमाउंट में या कम अमाउंट में देगा। जितना डायमीटर इसका कम रहेगा, मान लीजिए 18 है या 16 है, तो ये ज़्यादा फ्लूइड पेशेंट को हम दे पाएंगे। तो बच्चों के लिए इसीलिए हम कंट्रोल्ड अमाउंट में देते हैं, कम फ्लूइड देते हैं, इसलिए ज़्यादा गोज वाला कैनुला यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप कौन से वाला यूज़ नहीं करना चाहेंगे, आपसे ये पूछा गया है। क्योंकि यहाँ पे पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, इसका पेशेंट को आपको फ्लूइड और ब्लड देना पड़ सकता है, फ्लूइड रिससिटेट करने के लिए जरूरत पड़ सकती है क्योंकि पेशेंट को ब्लड लॉस हुआ होगा। तो फ्लूइड यहाँ पे पेशेंट को आप देंगे। तो अगर आपको मान लीजिए 22 नंबर का कैनुला आपने पेशेंट को लगा दिया, तो क्या आप जितना मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन या मैसिव फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी पेशेंट में करना पड़ेगा, तो क्या 22 नंबर के कैनुला से दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। इसलिए ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और बी, सी और डी ऑप्शन इनमें से आप कैनुला यूज़ कर सकते हैं। 20 नंबर, 18 और 16 मोस्ट कॉमनली हम प्रायोरिटी देंगे 16 नंबर वाले को। ठीक है, क्योंकि इसका जो बोर डायमीटर है वो ज़्यादा रहेगा, इसकी वजह से पेशेंट को हम ज़्यादा फ्लूइड दे पाएंगे। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेशेंट नीड मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच IV फ्लो कैथेटर यूज। एक पेशेंट है जिसको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, उसके लिए आप कौन सा कैथेटर यूज करेंगे? तो देखिए, हमेशा ऐसे ही याद रखिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले पेशेंट के लिए आप 18 नंबर का कैनुला यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इस्थमस, ओवेरी, एम्पुला, वेजाइना। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो एडवांस जो हो रही है वो हमारी नॉर्मल यूट्राइन कैविटी के बाहर हो रही है, उसको हम बोल रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो चांसेस है, मोस्ट कॉमन साइट जो है वो एम्पुला वाला होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एम्पुला वाला एरिया में ही सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट रहता है एम्पुला फैलोपियन ट्यूब्स का, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं फर्टिलाइजेशन होने के भी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डेवलप होने के भी, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन ओवरडोज। एस्पिरिन ओवरडोज होने के मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा है? वर्टिगो, लैक्राइमेशन, हेडेक, टेनिनाइटिस। देखिए, एस्पिरिन जो है ये एक एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन है, एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन है। ये जब पेशेंट को थ्रोम्बस वगैरह बन जाते हैं तो वहाँ पे दिया जाता है, उसके ब्लड थिनर के रूप में देते हैं। ठीक है, इसका अगर ओवरडोज होगा तो पेशेंट में मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो टेनिनाइटिस देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए चाइल्ड विद रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विच कॉम्प्लिकेशन में बी सीन। एक बच्चा है जिसको बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो रहा था, इसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन आपको बच्चे में देखने को मिल सकता है? फर्स्ट ऑप्शन मेनिंजाइटिस, RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और माउथ अल्सर। देखिए, अगर किसी पेशेंट में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मेनली बच्चे में अगर हो रहा है तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन के रूप में हमें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया देखने को मिल सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो अपर रेस्पिरेटरी एयरवे है वहाँ से बेबी का जो, या किसी भी कैंडिडेट नॉर्मल बेबी की भी हम बात करें तो ईस्टिचियन ट्यूब जो है इसका कनेक्शन जो है वो वहाँ से रहता है। अब अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो अपर रेस्पिरेटरी एयरवे के थ्रू जहाँ से ईस्टिचियन ट्यूब कनेक्ट रहती है वहाँ से जो माइक्रोब्स है वो ईस्टिचियन एयर यानी कि जो ट्यूब है वो हमारे मिडिल ईयर में जहाँ पे ओपन होती है वहाँ तक पहुँच सकती है। तो
ये जो माइक्रोब्स है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए स्टिचियन ट्यूब के थ्रू एयर में आ जाता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, और इस तरह के केसेस में कॉमनली एक्यूट ओटाइटिस मीडिया डेवलप होता है। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, विच टाइप ऑफ स्टूल इज सीन इन गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, यानी कि गैस्ट्रिक ब्लीडिंग जब पेशेंट में होगा तो उसके स्टूल का कलर कैसा देखने को मिलेगा, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन टेरी कलर, ब्राइट रेड कलर, बेलिसियस कलर स्टूल और कॉफ़ी गार्ड स्टूल। ठीक है, जब आपको एक बात ध्यान रखना है, जब पेशेंट में अपर जीआई ब्लीडिंग है तो वहाँ पे स्टूल का कलर टेरी कलर या ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर लोअर जीआई ब्लीडिंग है तो वहाँ पे ब्राइट रेड कलर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात हो रही है गैस्ट्रिक ब्लीडिंग की, तो गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का मतलब क्या हो, अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग है, तो अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होने की वजह से टेरी कलर या ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं मेलेना। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर लोअर जीआई ट्रैक्ट की, जहाँ से रेक्टम या इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो वहाँ पे ब्राइट रेड कलर देखने को मिलेगा और इसको हम बोलते हैं हीमेटोचेजिया। ठीक है, एक है कॉफ़ी गार्ड स्टूल। कॉफ़ी गार्ड स्टूल, जो पेशेंट कोई भी ऐसा खाना खाता है जो डार्क पिगमेंटेशन रहता है, वहाँ पे कॉफ़ी गार्ड स्टूल देखने को मिलेगा। और बिलियस कलर स्टूल का मतलब होता है येलो ब्राउन डिस्चार्ज जो होता है डायरिया का, उसको हम बोलते हैं बिलियस कलर स्टूल। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है गैस्ट्रिक ब्लीडिंग अगर है तो वहाँ पे ब्लैक कलर का टेरी कलर का देखने को मिलेगा अपर जीआई ट्रैक्ट में, उसको हम बोलते हैं मेलेना। और अगर लोअर जीआई ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोल रहे हैं ब्राइट रेड कलर ब्लड देखने को स्टूल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेंचुरी मास्क हैज़ हाई रेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द पेशेंट, यानी कि वेंचुरी मास्क से आप मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन सप्लाई पेशेंट को कितना परसेंट वाला कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है आपका दिया गया है 24 से 60%, दूसरा है 12 से 40%, तीसरा है 40 से 60% और लास्ट है 60 to 85%। देखिए, वेंचुरी मास्क में अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन की, तो वो दिया जाता है 24 से 60%। ठीक है, एक ये इसका रेंज है, लेकिन पूछा गया है हाई रेट कितना दे सकते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हाई रेट हम दे सकते हैं 40 से 60%, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ रहा है कि कितने से कितना तक दे सकते हैं, तो 24 से 60% तक का ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन पेशेंट को डिलीवर किया जा सकता है। और इसमें भी वेंचुरी जो मास्क है उसके जो कलर कोड रहते हैं उसके हिसाब से दिया जाता है। कलर में अगर मान लीजिए ब्लू वाला है तो ब्लू के लिए हम 2 लीटर पे देते हैं और 24% दिया जाएगा। अगर वाइट वाला है तो उसके लिए 28% तक डिलीवर कर सकते हैं। ऑरेंज वाले से 31% तक डिलीवर कर सकते हैं। येलो वाले से 35 डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर रेड कलर वाला है तो उससे 40% ऑक्सीजन डिलीवर किया जा सकता है। और ग्रीन जो है उससे मैक्सिमम 60% ऑक्सीजन डिलीवर किया जा सकता है कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे बात की जाए अगर वेंचुरी मास्क से कितने रेंज से कितना करते हैं, तो बात आएगी, ऑप्शन आएगा आपका 24 से 60%। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात की जा रही तो मैक्सिमम हम 40 से 60% तक दे सकते हैं। मैक्सिमम में भी मैक्सिमम 60% दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेंज में दिया गया है तो 40 से 60% तक दे सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं अभी तक नॉरसेट 2021 का सेकेंड शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड पेपर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच साइट कैन नॉट बी यूज फॉर IM इंजेक्शन टू प्रिवेंट इंजरी इन सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व में इंजरी हो जाती है IM इंजेक्शन की वजह से, तो इनमें से कौन सी साइट से हमें इंजेक्शन नहीं देना चाहिए ताकि सियाटिक नर्व में इंजरी नहीं हो। देखिए, वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल, डेल्टोइड और वास्टस लेटरलिस। देखिए, जो डेल्टोइड है ये आर्म में होती है, तो आर्म में सियाटिक नर्व नहीं होती है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, सियाटिक नर्व में कोई डैमेज नहीं होगा। वास्टस लेटरलिस जो है ये जो मैं साइड बना रहा हूँ, इधर की साइड में लेटरल साइड जो हमारा फीमर का है, यहाँ पे एक मसल रहती है वास्टस लेटरलिस। यहाँ पे अगर इंजेक्शन दे रहे हैं आप उसको बोलते हैं वास्टस लेटरलिस, तो यहाँ पे भी सियाटिक नर्व नहीं होती है, यहाँ पे इंजेक्शन डैमेज, सियाटिक नर्व का डैमेज होने की कोई चांसेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वास्टस लेटरलिस का इंजेक्शन जो है वो न्यूबॉर्न बेबी में हम यहीं पर देते हैं, वास्टस लेटरलिस में। ठीक है, इंजेक्शन अगर IM देना होगा तो। और एक दूसरा साइट हमारे पास बचा है वेंट्रोग्लूटियल और एक है डोर्सोग्लूटियल। देखिए, वेंट्रोग्लूटियल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वेंट्रोग्लूटियल जो है ये इस वाले एरिया में दिया जाता है और सियाटिक नर्व है हमारी ये वाली, तो इस वाली साइट में जो है हमें इंजेक्शन नहीं देना होता ताकि इससे हमें सियाटिक नर्व से डैमेज नहीं हो। तो ये वाली जो साइट आती है ये डोर्सोग्लूटियल वाली में आती है, तो डोर्सोग्लूटियल साइड में हमें इंजेक्शन नहीं देना है, क्योंकि अगर डोर्सोग्लूटियल वाली में देंगे तो वहाँ पे सियाटिक नर्व के इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
क्वेश्चन आपका है विच इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वे टू असेस हाइड्रेशन लेवल। हाइड्रेशन लेवल असेस करने का मोस्ट एक्यूरेट वे कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन स्किन पिंच या टर्गर टेस्ट, इनटेक आउटपुट, यूरिन कलर और डेली वेट। देखिए अगर मोस्ट एक्यूरेट वे आपसे पूछा गया है तो आएगा डेली वेट, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर इजीली वाला पूछा गया है तो स्किन पंच वाला जो है ये आएगा, क्योंकि स्किन पंच, टर्गर टेस्ट और यूरिन कलर जो है वो इजी और फास्ट वे है हाइड्रेशन लेवल असेस करने का। बॉडी वेट है चेंज यूरिन ऑस्मोलरिटी एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रोवाइड सिंपल एंड मोस्ट एक्यूरेट इंडेक्स ऑफ हाइड्रेशन स्टेटस। बॉडी वेट से आप मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ हाइड्रेशन स्टेटस है वो पता कर सकते हैं। टर्मिनोलॉजी दिखा गया है आपके लिए। हाइपर हाइड्रेशन पॉजिटिव वाटर बैलेंस है, हाइपोहाइड्रेशन वाटर बैलेंस डेफिसिट है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ लॉजिंग वाटर फ्रॉम द बॉडी से बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, रीहाइड्रेशन दोबारा से बॉडी वाटर दे रहे हैं, यू हाइड्रेशन का मतलब होता है नॉर्मल वाटर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि मोस्ट एक्यूरेट वे की अगर बात की जा रही है तो मोस्ट एक्यूरेट वे जो हाइड्रेशन स्टेटस पता करने के लिए वो है बॉडी वेट। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और बॉडी वेट में भी डेली वेट जो चेक करेंगे हम उससे हाइड्रेशन स्टेटस का पता लगाया जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है आपका विच वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, वीसीजी और मीजल्स। देखिए ओपीवी और मीजल्स जो है वैक्सीन, इसके लिए हमारा जो टेम्परेचर है ये स्टोर की जाती है डीप फ्रीजर में -18 डिग्री और -20 डिग्री तक। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि मीजल्स वैक्सीन को रखने के लिए आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा? फ्रीजर डिपार्टमेंट में रखना पड़ेगा, फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखना पड़ेगा, फ्रीज के में। ठीक है, एमएमआर वैक्सीन है इसको आप डीप फ्रीजर में रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एमएमआर और जो मीजल्स वाली वैक्सीन है ये फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाएगी। बीसीजी वैक्सीन का जो टेम्परेचर वो +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे हम बात कर लें अलग अलग वैक्सीन जो हमारी कहाँ कहाँ पे रखी जाती है उसके रिगार्डिंग, तो देखिए ये आइस क्यूब ओपीवी वाइल्स जो है इस तरह से ओपन वाले एरिया में रख सकते हैं। ठीक है, मेन कंपार्टमेंट में बीसीजी, मीजल्स, वेरिसेला ये जो है ये फ्रीजर कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। इसके लिए एक अलग अलग कंपार्टमेंट इसके बने हुए हैं। ठीक है, डाइल्यूएंट जो नीचे वाले कंपार्टमेंट में रखते हैं। मेन कंपार्टमेंट जो ये टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, डीटीटी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मीजल्स, मम्स, रुबेला एमएमआर वैक्सीन और मीजल्स की जो वैक्सीन है उसको फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखते हैं। बीसीजी वैक्सीन जो है उसको +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ़ ए पेशेंट डन मोनटॉक्स टेस्ट एंड पेशेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम HIV, व्हाट वैल्यू इंडिकेट द TB इन्फेक्शन इज इन द पेशेंट। यानी कि मोनटॉक्स टेस्ट एक पेशेंट में आप कर रहे हैं और उसमें पेशेंट में HIV भी है पेशेंट को, और वहाँ पे जो TB का जो डायमीटर, जो ट्यूबरकुलोसिस स्केल का जो डायमीटर आएगा वो किस तरह की TB को डिनोट कर रहा है अगर HIV वाले पेशेंट में आ रहा है। तो देखिए PPD वाला जो टेस्ट हम जो करते हैं प्रोटीन प्योरीफाइड डेरिवेटिव या मोनटॉक्स टेस्ट जो है वो एक 0.1 ml PPD दी जाती है। इंट्राडर्मल रूट में देते हैं, एंटीरियर फोरआर्म में देते हैं। ठीक है, इसमें अगर नॉर्मल रिफाइंडिंग्स की हम बात करें तो अगर 5 mm से कम डायमीटर है तो नेगेटिव है। ठीक है, 5 से और 9 है तो डाउटफुल है, और अगर 10 से ज़्यादा mm डायमीटर है तो पॉजिटिव है। ठीक है, और इम्यूनोसप्रेस्ड कैंडिडेट में अगर मोर देन 5 mm है तो उसको भी हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं। अब इम्यूनोसप्रेस्ड कौन से? जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन चल रहा है जिनको, या HIV का इन्फेक्शन जिनको है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनको पेशेंट को हो रखा है। ठीक है, उनके लिए तो इसका जो रीडिंग है वो हम चेक करते हैं कब? ठीक है, उसका रीडिंग जो करते हैं वो करते हैं हम 48 से 72 आवर्स के बीच में। ठीक है, अगर 72 आवर्स तक भी रीडिंग नहीं किया गया है तो दोबारा से हम PPD का इंजेक्शन देंगे और फिर रीडिंग करेंगे। देखिए अगर किसी पेशेंट में PPD का टेस्ट की वजह से डायमीटर या जो पॉजिटिव जो आ रहा है ना, अगर पॉजिटिव रीडिंग में भी आ रही है तो ये एक ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। कन्फर्मेटरी कौन सा है? स्पुटम कल्चर वाली स्पुटम टेस्ट जो है वो एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट है हमारा ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट में क्या है कि कोई पेशेंट में अगर पॉजिटिव रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिव डिजीज है, क्योंकि एक्टिव डिजीज नहीं है, ये प्रीवियस एक्सपोजर अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस के कारण हुआ है तो उसमें भी देखने को मिल सकता है, या पेशेंट में अभी डिजीज इनएक्टिव है या डोरमेंट डिजीज है तो भी ये रिएक्शन पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। इसलिए कंफर्म करने के लिए हमेशा ही स्पुटम टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि जो इसी का वैक्सीन जो है BCG के लिए वैक्सीन जो देते हैं ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए, इसके रिगार्डिंग तो BCG की जो वैक्सीन है उसको हम नॉर्मल सैलाइन में डाइल्यूट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपका जाएगा
7, ठीक है। और नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करते हैं, उसके जो वाइल का जो कैप है उसको जब हम क्लीन करेंगे तो किससे करेंगे, स्पिरिट स्वाब से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक स्कार बनता है जहाँ पे हम डेल्टोइड साइट में जब वो देते हैं इंजेक्शन BCG का, तो उसके बाद में जो स्कार डेवलप होता है वो 2 से 3 वीक के बाद में डेवलप होता है। ये क्वेश्चन PGI रोहतक में पूछा हुआ है, ठीक है, कि स्कार कब डेवलप होता है, वो डेवलप होता है 2 से 3 वीक के बाद में। लेकिन ये 4 से 8 mm 2 से 3 वीक तक पे जो स्कार जो डेवलप होता है वो बिल्कुल छोटा रहता है, और 4 से 8 mm का हो जाता है लगभग 5 वीक के बाद में, ठीक है। और बाद में ये एक अल्सर टाइप में, सैलो अल्सर के टाइप में एक बार डिसअपियर हो जाता है। सैलो अल्सर एक रह जाता है, सिर्फ पैप्यूल बनता है 2 से 3 वीक के लिए, और 4 से 8 mm का हो जाएगा 5 वीक में, और फिर 5 वीक के बाद में ये परमानेंटली सैलो अल्सर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब था BCG वैक्सीन के बारे में। NS में इसको डाइल्यूट करते हैं, ID देते हैं, लेफ्ट डेल्टोइड मसल में देते हैं, ठीक है। इसका ड्राइड फॉर्म आता है और लिविंग है, और अटेन्यूटेड कल्चर है इसका, इसमें माइकोबैक्टीरियम बोविस का, ठीक है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है आल्सो लेप्रोसी के अगेंस्ट में भी, लेप्रोसी के अगेंस्ट में भी ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस सिरिंज के लिए हम 26 गेज का निडल यूज़ करते हैं, और कॉमनली प्रेफर करते हैं जो लेफ्ट आर्म के डेल्टोइड मसल्स वाले एरिया में प्रेफर किया जाता है, ठीक है। ये आज तक का हमारा इतना ही है, बाकी आगे जब हम कंप्लीट करेंगे तो इससे आगे के रूप में कंप्लीट करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, आगे का जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।